स्लाइड विजिबल है? यस यस ओके, एंड वॉइस क्लियर आ रहा है? हेलो सर। यस सर यस सर। ओके ओके, तो ये लास्ट जो हमने किया था क्लास, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास हमने डेविएशन किया था। यस सर तो ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन ये क्वेश्चन किया था, और ये हमने किया था कि अगर मिरर को हम थीटा से टिल्ट करेंगे तो जो रे है वो कितने डिग्री से टिल्ट हो जाती थी? 2 थीटा सर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टिल्ट हो जाती थी। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टिल्ट होती थी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था और ये आपके क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अभी। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में ही चल रहा है अभी बेसिकली, उसी को हम समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हम स्फेरिकल पे आएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सर मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा होगा। टेलीग्राम पे भेजा है? कब? अभी भेजा आपने? यस सर। ओके, लेट मी चेक। फाइंड थीटा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? मिरर हैं दो, एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 10 डिग्री, एंड ये रे यहाँ से गई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हैव टू फाइंड। अच्छा उल्टा है, आपकी वॉइस लो आ रही है। वॉइस लो आ रही है क्या? सर मेरे साइड तो ठीक है। सर ठीक है ठीक है। ठीक है ओके, तो फिर जहाँ कम आ रही है तो नेट का इशू होगा भाई, नेट चेक करो एक बार। नहीं सर क्लियर तो है, बस लो है। अच्छा, नहीं लो भी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक आनी चाहिए। आज तो कनेक्शन पूरा ठीक है यहाँ पे भी। ओके, ये क्वेश्चन है इनका। तो ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल थीटा, ये थीटा कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। यस सर यस सर। ओके, दिस इज 60, तो दिस विल बी 60 मीन्स 180 माइनस 60 माइनस थीटा। सर 120 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल आपका जो है 180 में से दोनों एंगल माइनस करेंगे तो 120 माइनस थीटा बनेगा। और फिर ये कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है आपका 10 सर डिग्री है। 120 माइनस थीटा फिर 10 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, ये एंगल आपका 10 है और ये एंगल दोनों बराबर होंगे आपस में। अब अगर ये दोनों यस सर। बराबर होंगे तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो यानी 10 डिग्री इक्वल टू 120 माइनस थीटा होना चाहिए। और थीटा फिर आपका 120 माइनस 10, 110 तो ज़्यादा आ गया एंगल। देखो कुछ सर ये आंसर गलत दे रहा था। लेट अस चेक अगेन। हमने ये थीटा माना, ये यहाँ पे 90 है मान लीजिए। सर 110 पे हमारा डायग्राम वैलिड होगा क्या? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डायग्राम ही अलग बन जाएगा ये तो एक बार चेक कर यस लेते सर, हैं उसमें आंसर दे रखा है डाटा नॉट सफिशिएंट। पहले। डाटा नॉट सफिशिएंट दे रखा है। ओके, लेट अस चेक। सर 110 पे अगर वो आएगा तो रे तो बिना दूसरे मिरर से टकराए शायद बाहर निकल जाएगा। 110 पे तो यस सर, क्योंकि फिर वो 90 के लेफ्ट साइड चला गया ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, हमें कैलकुलेशन चेक करते हैं सही की नहीं। ये थीटा था तो ये हमने थीटा लिया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 60, तो ये वाला एंगल शुड बी 120 माइनस थीटा, ये सही है। और अगर ये है तो दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ये एंगल आपका और ये बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो ये 90 माइनस ये और ये भी बराबर होंगे, तो 10 डिग्री इक्वल टू ये होना चाहिए। यहाँ से आपका थीटा इक्वल टू 110। हाँ, तो फिर तो कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में ही। डाटा नॉट सफिशिएंट दे रखा है उसमें, डाटा नॉट सफिशिएंट किया था, मिस्टेक है क्वेश्चन में। यस सर जो एंगल आएंगे बचे हुए इक्वल है सर, वो 80 आएंगे ना? कौन से दो एंगल? ये तो 110 आया, ये वाले एंगल। सर जो अभी आपने डिफाइन नहीं किया सर, एरो से दिखा रखे हैं आपने। सर, उसमें दे रखा है नॉर्मल वाले। मिनिमम एंगल 30 डिग्री चाहिए। हाँ, इसमें कुछ एंगल आपको चाहिए होगा ताकि दोबारा टकराए यहाँ पे, है ना। अगर 30 इसलिए दे रखा होगा कि ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये जो रे आपकी आ रही है यहाँ पे ये एंगल भी थीटा बनाएगी।
ठीक है। अब मान लो ये एंगल मैं बढ़ाना शुरू कर दूं, सपोज ये एंगल मैं ऐसे कर दूं, तो रे ऐसे हो जाएगी, यस सर। यस सर। है ना। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कितना एंगल चाहिए ताकि ये रे ऐसे दोबारा वो करे, तो माइट भी इसलिए वो नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। आई थिंक वैसे भी लिखा है उसमें डाटा नॉट सफिशिएंट। चलो तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी प्लेन मिरर चल रहा है हमारा। प्लेन मिरर में हमारा, अगर हम दो मिरर को आमने सामने या ऐसे रख दें, कुछ एंगल पे रख दें, मान लो इनके बीच का एंगल कुछ है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी थीटा एंगल है, तो ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है। दोनों को हमने कुछ एंगल पे रख दिया और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो आपकी मल्टीपल इमेज बनेंगी। यहाँ पे आपने देखा होगा मल्टीपल इमेज बनती है इस केस में। यस सर। यस सर। यस सर। मल्टीपल इमेज बनती है ना, तो हमें निकालना है कि कितनी इमेज बनेंगी, नंबर ऑफ इमेज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कैसे कैसे बनेंगी वो तो आपको रे डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इतना तो हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है यहाँ पर, वो हमें देखना है क्या फॉर्मूला है। नंबर ऑफ 360 बाय थीटा कर दो। नंबर ऑफ इमेज पूछ रहे हैं कितनी बनेगी, 360 बाय थीटा। ओके, उसमें दो केस है ना फिर, इवन और ऑड। यस सर, एक बार -1 करता है, एक बार नॉर्मल। बिल्कुल। when two plane mirrors are kept on some angle थीटा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला हम इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसमें जो है 360 बाय थीटा निकालेंगे। अपॉन थीटा, ठीक है, ये निकालेंगे। तो अब ये 360 बाय थीटा निकालेंगे, इसके लिए तीन केस हो सकते हैं, या तो ये इवन होगा, या फिर ये ऑड होगा, या फिर ये फ्रैक्शन होगा। यस सर। ठीक है, तीन केस हो सकते हैं। सर ये आपने 360 बाय थीटा करके क्या शो क्या करा है फिर यहाँ? पहले मैंने कहा कि अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो यू फाइंड 360 बाय थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, है ना। अच्छा, मान लो थीटा आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, 360 बाय थीटा कितना आ जाएगा? सर 9। 9 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू निकालेंगे। ये कैसी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है ये। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 3.5, है ना, कुछ भी वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। अब मान लो ये फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन देख लेते हैं। अगर ये फ्रैक्शन है तो वी टेक द, क्या करते हैं फ्रैक्शन में, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं इसकी। अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, 3 है। अगर 3.5 आया तो इसमें इंटीजर वैल्यू, फुल वैल्यू जो है वो 3 है। तो हम इसकी जो नंबर ऑफ इमेज होगी, हम बोलेंगे कितनी इमेज बनेगी, 3 में। 3 इमेज बनेगी। फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको मैथ्स में, हायर क्लास पर में। इससे तो पर आंसर गलत भी आ जाता है। कैसे गलत आता है मतलब? सर एक क्वेश्चन मैंने करा था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं था। आप भेजना मुझे, प्लेन मिरर का क्वेश्चन था। यस सर। चलो भेजना आप मुझे। तो इसमें जो हमारी वो आएगी, इमेज आएंगी, तो हम ले लेंगे इसका जो इंटीजर फंक्शन, इंटीजर होंगे वो ले लेंगे, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। अब अगर मान लीजिए ये आया इवन, तो इवन में क्या करते हैं हम लोग, सर 360 बाय थीटा -1 नंबर ऑफ इमेजेस। करेक्ट। इवन अगर आया तो हम मान लीजिए दिस इज इक्वल टू एम से, तो अगर मान लो मेरा एम जो है इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, 360 बाय थीटा -1। m-1, है ना। जैसे m आपका यहाँ पे कितना है, 9 आया था, तो ये तो खैर ये वाला केस आएगा भी, ऑड वाला। तो
हम यहाँ पे m-1 करेंगे अभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अभी लिख लो पहले, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m-1। अब मान लो ये ऑड आया, ऑड मतलब जैसे यहाँ पे 9 आया, ये m इज ऑड, तो हम दो केस होते हैं यहाँ पे। सर ने इमेज को माना है क्या अभी? m इस वैल्यू को माना है। ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस पॉसिबल होंगे आपके। अगर ये ऑड है तो दो केस क्या होते हैं आपके, कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो। सिमेट्रिकली मतलब कि यहाँ पे रखा हो, माने बाइसेक्टर पे रखा हो, या तो ऐसे रखा हो या फिर ऐसे ना रखा हो, यहाँ कहीं रखा हो। तो देयर आर टू केसेस पॉसिबल। सर टू कौन कौन से केसेस एक बार दोबारा बता दीजिए। या तो ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे होगा या बाइसेक्टर पे नहीं होगा, है ना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये सिर्फ ऑड में ही बनेंगे केसेस? हाँ केवल ऑड में। ऑब्जेक्ट केप्ट सिमेट्रिकली लिखा है, सिमेट्रिकली मतलब बाइसेक्टर पे रखा हो अगर। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट केप्ट, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इट्स केप्ट एसिमेट्रिकली। दो केस होंगे। तो अगर ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो क्या होगा, इमेज ज्यादा बनेगी कम बनेगी? सर इवन के बराबर आएगा शायद से। यहाँ पे जो इमेज होंगी उसमें एक कम कर देंगे हम, जो m का वैल्यू होगा एक कम कर देंगे। Yes. और अगर एसिमेट्रिकली रखा होगा तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m, जो सेम वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा m आ जाएगा। जैसे मान लो ये 9 आया आपका आंसर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता तो हम आंसर क्या लिखते हैं, 8। 8 लिखते हैं। और अगर यहाँ पे रखा होता तो सर 9। फिर हम 9 लिखते हैं, ठीक है। एस ये है। तो अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे निकालना है। यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ इमेज आई है वो इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे ये आएगी। तो तीन केस हैं आपके, व्हेन यूर दिस नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, या नंबर इज फ्रैक्शनल। तो नंबर ऑफ इमेज इवन के केस में हम माइनस कर देंगे, ऑड के केस में दो केस बनेंगे, और इसमें जो है इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर यहाँ तक। यस सर। सर इसका डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे? नहीं डेरिवेशन नहीं देंगे हम लोग, आप लोग ट्राई करना तो एक बार। ओके सर। सर डेरिवेशन रे डायग्राम से बन जाए। हाँ रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके सर। इसका बताओ कितना आंसर आएगा। सर डन। सर डन। सर डन। कितना आंसर है? 14। क्या है इसका डिवाइड किया आपने जब? सर 360 बाय 24 और फिर -1। सर डिवाइड करके 15 आया। 15 आया डिवाइड करके, ठीक है। तो ये कौन सा केस आया, ये ऑड वाला केस आया सर -1 हो जाएगा 14, है ना। यहाँ पे ऑड में लिखा नहीं है कि क्या होगा, है ना। या तो दोनों केस हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। 14 और 15 दोनों होगा ना सर, हम 14 तो नहीं बोल सकते। तो हम दोनों होगा ना 15।
हम 15 को रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा नहीं है ना कि एसिमेट्रिकली है या सिमेट्रिकली है, तो हम लोग -1 नहीं करते, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, ओके सर। यूजुअली -1 नहीं करते। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट केस था यहाँ पे। सर मतलब अगर लिखा ना हो तो एसिमेट्रिकली माना है। हाँ, अगर लिखा ना हो तो एसिमेट्रिकली मान सकते हो, अदरवाइज आप दोनों भी लिख सकते हो आंसर, कि अगर सिमेट्रिकली है तो ये होगा, अनसिमेट्रिकली है तो ये होगा। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। आप कितना है? सर डन। सर 11 आ 11 सर सर 11 11 number of images. सर 11 है। सर m-1 करना सर इवन आ रहा है सर। इवन आया तो कर दिया। इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ये नहीं, यहाँ से ब्रेक नहीं हो रही, आपके यहाँ से कनेक्शन ब्रेक है, क्योंकि आपकी आवाज बाकी लोगों को सर ये ब्रेक जो हो रही है। सर ये सर, जो उन्हीं ऊपर की वाला break हो रही है। क्वेश्चन था, इसमें माइनस करके क्यों लिखा, हमें क्या पता ऑब्जेक्ट कैसे रखा है। तो माइनस नहीं किया ना फिर हमने, ऊपर वाले में माइनस कहाँ किया? सर वो ये तो जरा पीछे एसिमेट्रिक को- वाला नहीं समझ आया कैसे होगा वो। वेट वेट वेट, 1 बाय 1 चेक करो। सर देखो पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आवाज का प्रॉब्लम किसको आ रहा है? नहीं, ठीक ठीक आ रही है आवाज। ओके सर ओके, आवाज तो सही है। एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाओ, जिनकी आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार कनेक्ट होकर दोबारा देखो या नेट चेक करो अपना। तो नंबर ऑफ इमेज जो है यहाँ पे आपका इवन आया है, तो यहाँ पे हम क्लियर है कि अगर इवन नंबर आता है तो -1 करना ही पड़ता है, यस सर। यस सर। तो है ना, तो माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 इमेजेस बनेंगी यहाँ पे। सर ऊपर वाले में तो फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, ऊपर वाले केस में कुछ पता नहीं था हमें कि ये एसिमेट्रिकली रखा हुआ है या सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो जो आंसर आया हमने उसी को छोड़ दिया, हमने -1 नहीं किया उस पर। फिर सर किसी ने ठीक है। 14 क्यों बोला हुआ था? मैंने मान रहे थे कि सिमेट्रिकली होगा, उन्होंने खुद मान लिया होगा कि सिमेट्रिकली है, कुछ नहीं दिया होगा तो सिमेट्रिकली मान लिया होगा, ओके। इसलिए। ठीक है, तो सर फ्रैक्शन के केस में सर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के बाद अगर वो ऑड होगा तो उसको वैसे ही रहने देंगे, और इवन होगा तो नहीं, कुछ करना है ऐसा, फिर 3 रहने नहीं, देना। उसमें जो वैल्यू आएगी बस वो रखेंगे, उसके बाद ऑड इवन नहीं रखेंगे हम। ओके सर। सर फ्रैक्शन में आएगी तो इंटीजर कर देंगे। हाँ, जो भी वैल्यू आएगी उसको बस इंटीजर करना है केवल। सर यस सर नेटवर्क इशू के कारण सर मैंने अभी ज्वाइन किया, क्या क्या हो गया सर? अभी हमने बस ये पढ़ा है कि अगर हम दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे रखें तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर हम मान लो थीटा एंगल पे रखें दो मिरर को, तो 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले, सबसे पहले। यस सर। थीटा मान लीजिए 40 है जैसे, तो 360 बाय थीटा आपका 9 आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर आया है ये कैसा है, ऑड है, इवन है, या कोई फ्रैक्शन है। तो अगर ये फ्रैक्शन होगा तो हम उसकी इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए 3.5 आ गया डिवाइड करके 360 बाय थीटा, आपका मान लीजिए 3.5 आ गया, तो नंबर ऑफ Yes, इमेज sir. हमारी 3 हो जाएंगी केवल, दैट इज द नंबर ऑफ इमेज। सर सिर्फ उसकी मॉड वैल्यू लेनी है? हाँ, केवल मॉड इंटीजर वैल्यू जो होगी वो लेनी है, केवल फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेनी है। और उसके अलावा दो केस और हो सकते हैं कि ये इवन हो या ऑड हो। अगर इवन होगा तो हम -1 कर देंगे, मान लीजिए 4 आ गई वैल्यू, तो 4 - 1 इज 3, तो वी विल राइट 3 इमेजेस। 3 इमेजेस। और अगर मान लीजिए ये ऑड आया तो ऑड में फिर हम दो केस लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, या फिर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब कि कहीं यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो हम -1 करेंगे, और अगर सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ तो हम -1 नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, जो आंसर आएगा उसी को लिख देंगे हम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमने दो क्वेश्चन किए, अभी एक और क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए 60 डिग्री अगर एंगल होता तो क्या होता। Sir done. सर डन। सर 5 इमेजेस। Sir done. 5 images. कितना आएगा? सर 5 5 सर इवन आ रहा है ना? करेक्ट, इवन आया तो माइनस करना पड़ेगा। यस Yes. सर -1 5 तो इसी एंगल पे ही होने चाहिए क्या दोनों मिरर रेज? ये दोनों मिरर क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब। अगर पैरेलल होंगे थीटा कितना होगा?
तब तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी। सर तब थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 होगा तो यस सर सर, इनफिनिट करेक्ट। अगर थीटा 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? अनडिफाइंड हो जाएगी सर। इनफिनिटी यस सर, नॉट डिफाइंड। इनफिनिटी। इनफाइनाइट बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। यस तो चौथा केस भी ले लेते हैं कि अगर ये मान लो ये पैरेलल हुआ, पैरेलल अगर है तो इन दैट केस सर मल्टीपल 0 तो इस केस में वी विल हैव द इनफाइनाइट इमेजेस, राइट? यस सर। सर स्ट्रेट लाइन भी फॉर्मूला से अगर जा रहे हैं तो सर 1 ही आ रहा है सर। 1 आ रहा मीन्स? सर मतलब जैसे कि उनके बीच का एंगल 180 हो गया। अच्छा, ओके। यस सर। सर उसमें भी फिर सर 2 - 1 1 ही आ रहा है। ओके, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ सबको नंबर ऑफ इमेजेस का, कितनी कितनी इमेज बनेंगी। यस सर। ओके। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है? नो। ओके, चलिए। ओके, एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इमेज तो आपने कर लिया, प्लेन मिरर का लगभग खत्म हो गया है। इसमें एक तो क्वेश्चन है जो आपको मैं कराना चाह रहा था, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे इसमें स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन प्लेन मिरर के आगे खड़ा होता है तो उसे अपनी पूरी हाइट देखने के लिए, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप। सर आप कुछ लिख रहे हो? यार आपने कुछ बोला था ना कि कोई खड़ा हो जाए मिरर के सामने। हाँ, मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, दिस इज प्लेन मिरर। दिस इज द क्वेश्चन। डन। ओके, बाकी लोग भी कर लो सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। ओके, कर लो, बाकी लोग भी कर लो, सब लोग। कितना आंसर है जिनका डन हो गया? सर h/2। सर h/2। सर H/2। सर H/2। ठीक है, सब लोगों ने किया हुआ है शायद पहले ना। सर डीपीपी का ही क्वेश्चन सर है डीपीपी में था सर। और सर मैम ने भी बताया था स्कूल। गुड गुड। डीपीपी कर रहे हो आप लोग? यस सर सर। जो डाउट्स नहीं है। ओके। क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं डाउट जिनके हैं डीपीपी के। ओके सर। सर डन। डन। ओके।
कोई पर्सन अगर खड़ा होगा तो पर्सन का एक हेड होगा और एक लेग होंगे कहीं पे, और यहाँ पे आई होगी, आई का लेवल यहाँ कहीं होगा। ये मिरर है। तो इसको, ये आंख है, आंख को उसके पाँव भी दिखने चाहिए और सिर भी दिखना चाहिए। पूरी Yes, बॉडी sir. है ना, तब पूरी पूरी बॉडी दिखेगी। यानी जो सिर से जो Yes, रे sir. आ रही है, जो इसके हेड से जो रे आ रही है वो आके आंख पे पहुंचनी चाहिए। तो जो रे यहाँ से आ रही है वो आके आंख पे यस सर, पहुंचनी, एक लेग से लेंगे। है ना, ऐसे लेग से भी लेंगे। अब ये रे यहाँ पे जो आई होगी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी तो ये एंगल आपके बराबर होने चाहिए दोनों, यस है ना। ये एंगल बराबर है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपके, सर इसका एरो आई की साइड नहीं बनना चाहिए। नहीं, आई की साइड, हाँ ऐसे, यस सर, वही बनेगा। बनने चाहिए सर। ठीक है ठीक है रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब सही है। यस सर। यस सर। ओके, तो सर तो इसके यहाँ लिए पे आधी पूरी चाहिए क्या हमें? क्या चाहिए होगा? मिरर h/2 कैसे चाहिए? हाँ वो तो निकाल रहे हैं ना, अभी अभी तो स्टार्ट किया है हमने निकालना। तो ये जो रे आके हेड से आ रही है वो आई तक चली गई, तो यानी आई को हेड तक पूरा दिखेगा। अब अगर ये वाली है Yes, ना, sir. अगर ये वाली रे हमारी आई में आ रही है तो बाकी तो आई रही होंगी, जो इससे नीचे होंगी जो रे, ये वाली यहाँ से जो आ रही होगी, यहाँ से जो आ रही होगी, वो तो आई जाएगी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वो तो आई जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें, जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, ये कैसे ट्रायंगल है? ये एंगल दोनों बराबर है दोनों के, सिमिलर है। सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। Congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? क्योंकि एंगल बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। और सर वो 90 है। Yes, sir. सर एक साइड भी सेम है सर। सर RHS। Yes, sir. सर दोनों ट्रायंगल भी सेम। कॉमन साइड है, तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल हमारे कैसे ट्रायंगल होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Congruent. कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी इसमें जो ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ बराबर होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक तो बताओ। नहीं। नो सर। नो सर। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर मान लो मेरी गर्दन से ऊपर की हाइट सपोज कितनी होगी, मान लो 1 फीट होगी सपोज, या कम होगी, 1 फीट मान लीजिए। तो अगर 1 फीट है यहाँ पे, तो मेरे को मिरर कितना चाहिए यहाँ से गर्दन से ऊपर तक के लिए, ये वाला हाइट? सर हाफ फीट का, हाफ फीट 0.5 फीट। हाफ फीट। हाफ फीट चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो रे आ रही है यहाँ तक, मिरर मेरे को यहीं तक चाहिए बस, इससे ऊपर तो जरूरत है नहीं मुझे मिरर की। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। वाला दोबारा मेरी, अगर दोबारा एक बार ये फीट वाला, अगर आंख से ऊपर, वैसे 1 फीट तो कहाँ होता है, आंख से ऊपर कितना होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। 4 इंच होगा, कुछ ऐसी होगा ना, 5 इंच होगा माथे का जो हाइट होगा। मान लीजिए 1 फीट होता है सपोज, ये हाइट जो है यहाँ से आंख से लेके और सिर तक का जो हाइट है वो 1 फीट है सपोज, है ना। सर इसमें 1 फीट लेने की जरूरत। आपको जो मिरर चाहिए वो मिरर कहाँ तक चाहिए? लेकिन आपको तो यहीं तक चाहिए मिरर, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक मिरर चाहिए आपको, यहाँ से लेके यस सर। ऊपर तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो, यहाँ तो कोई रे टकरा नहीं रही। यस सर। तो मुझे जो मिरर चाहिए वो इतनी हाइट का चाहिए, ये हाइट मतलब ये और ये वाली हाइट बराबर होंगी दोनों आपस में। यस। ये वाली और ये वाली हाइट कितना होगा? ये 1 फीट है अगर पूरा, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? सर हाफ फीट। हाफ फीट होगा। तो मुझे यानी जो मिरर चाहिए यहाँ पे वो हाफ फीट का चाहिए इससे ऊपर के देखने के लिए। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ऐसे जब मैं लेग के केस में करूंगा तो लेग की जो रे आएगी वो ऐसे आके और ऐसे टकराएगी। यस सर। Yes, sir. फिर दोबारा सेम केस बनेंगे वही। Yes, sir. सर इधर भी हमें हाफ ही चाहिए होगा। तो यहाँ भी मान लो मेरी ये हाइट अगर मान लीजिए 4 फीट है या 5 फीट है मान लीजिए, तो आपको मिरर कितना चाहिए होगा?
इतना सर चाहिए होगा मिरर। 2.5 फीट 2.5. 2.5 2.5 तो मुझे नीचे वाला पाँव अपना देखने के लिए जो मिरर चाहिए वो 2.5 फीट का चाहिए। तो टोटल मिरर कितने फीट का चाहिए फिर मुझे? 3.0। सर 3 फीट का सर सर 3 फीट और मेरी हाइट कितनी थी? सर यानी सर मतलब पूरा वही हो गया हाफ। सर हाइट भी 6 फीट। 6 फीट। और मुझे जो मिरर चाहिए वो मुझे यहाँ से और यहाँ तक का चाहिए, बस इतना। ठीक है, दैट इज 3 फीट। यस सर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार उन्होंने h हाइट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो हाइट चाहिए मिरर की वो कितनी चाहिए? h/2। इसमें एरर्स नहीं हो सकते किस तरह के एरर? सर? जरूरी नहीं ना वो एग्जैक्ट आधा ही आए हमारा। क्यों जरूरी नहीं है? मतलब आप ज्योमेट्री में बताओ फिर क्या चेंज होगा? मतलब क्या सर ये तो आपने अपनी तरफ से नहीं है ना, अज्यूमेंस कि 5 फीट यहाँ हो जाएगा, 1 फीट वहाँ हो जाएगा, उसके आधे पे वहाँ मिल जाएंगे। तो ये लेग जो से तो हाइट 5 तक नहीं होगा तो पहुंचाने के लिए तो अगर वो 5 की जगह पे यहाँ पे 4.5 होगा तो वहाँ पे उसका आधा आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। आएगा तो आधा ही ना, लेकिन बाय ज्योमेट्री तो आधा ही आ रहा है ना उसका। ये तो चेंज नहीं होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो जाए या तो ये एंगल डिफरेंट हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ। तो अगर एंगल सेम आएंगे तो फिर बाकी चीजें भी सेम रहेंगी बिल्कुल। तो ये जो जितनी भी हाइट यहाँ पे होगी उसका आधा यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो आधा तो आना ही है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? यस Yes, sir. सर ये सर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग Yes, वेरी sir. नहीं करेगा सर, जैसे हम मिरर के काफी पास खड़े वेरी हैं तो गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? सर शिवांश। शिवांश, बिल्कुल उस पॉइंट में नेक्स्ट अब पूछने वाला था आप लोगों से। ठीक है, अभी मैं डिस्टेंस पे नहीं जा रहा, अभी डिस्टेंस इज इन आवर हैंड, हम कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको डिस्टेंस तक कि अभी तो कोई भी ले सकते हैं? तो ये क्लियर है कि ऐसा होगा? यस सर। यस सर Yes, sir. ओके, ठीक है। अब जैसे शिवांश ने बोला कि यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। मान लीजिए Yes, sir, अब ये केस जो था वो ऐसा था कि आपका रे ऐसे आ रहा था और ये आंख पे जा रहा था यहाँ पे, और ये वाला रे पाँव से आके और ये आंख पे जा रहा था, और ये आपको मिरर चाहिए था। ठीक है, अब मान लीजिए इस मिरर को मैं पीछे ही आगे कर दूं, मतलब मैं पीछे कर लेता हूँ पहले। क्या अब मुझे पूरी हाइट दिखेगी? Yes, sir. यस सर। यस सर यस सर। यस कैसे कैसे पॉसिबल? सर पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो आप कह रहे हैं पूरी वो हाइट सर दिखेगी। पॉसिबल नहीं है सर, नीचे जो मतलब सर लेग के साइड का मतलब हो सकता है कुछ पार्ट ना दिखे हमें ऐसा क्यों? सर, क्योंकि जो रे है वो मिरर को टच नहीं करेगी, मतलब सर जो हमारे बॉडी से निकल रही है सर वो उसको टच नहीं करेगी या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी। चलो मैं एक चीज करके देखता हूँ। अगर मान लो मैं रे यहाँ पे डालूं, बिल्कुल कोने में है ना मिरर के इस वाले पॉइंट पे, तो इस केस में, अब सेकंड जो केस है मेरा, इस केस में ये रे कहाँ जाएगी? आंख पे जाएगी या आंख से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? सर नीचे जाएगी आंख से। सर आंख से तो नीचे जाएगी। श्योर? यस सर। सर मिरर के बीचों बीच में टकराना होगा ना आंख पे जाने के लिए? नहीं, बीच में क्यों टकराएगी? पहले कहाँ टकराई थी? कोने में टकराई थी ना, पहले भी तो कोने में टकराई थी यहाँ पे। Yes, sir. इतने तो मिरर चाहिए आपको। यस सर, अगर आई से नीचे मिरर रख रखा हो। नहीं, अभी वैसे ही है मिरर, तो जैसे पहले रखा था वैसे ही रखा हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा उसको पीछे खिसका है ना, मैंने ऊपर नीचे तो नहीं किया। ओके सर। सर आई के ऊपर ही आना चाहिए। यस सर, आई के ऊपर तो जाएगा ही पर सर एंगल कम हो जाएगा। एंगल में क्या फर्क पड़ा दोनों केस में? आपको क्या लगता है कौन सा एंगल ज्यादा या कम होगा? ये वाला एंगल मान लीजिए आई है और ये आई डैश है, यहाँ पे दोनों में क्या सर आई रिलेशन? डैश कम होगा। Yes, sir. I did come कम on. होगा। कम होगा। राइट डैश कम होगा। आई डैश कम होगा। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? आई डैश कम होगा सबके अकॉर्डिंग, या कोई और कुछ बोल रहे हैं कि Sir, आई I dash कम होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आई डैश कम होगा, सब लोगों के अकॉर्डिंग मान लूं से? सर आई और आई डैश इक्वल होने चाहिए। नहीं, इक्वल तो नहीं होंगे। इक्वल क्योंकि आई डैश जो बनेगा एक्चुअली वो ऐसे बनेगा, मैं ये रे यहाँ जा रही है ना,
इस वाली रे को ले रहा हूँ मैं, अगर ये मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज आई डैश, यस सर। यस सर। इन दोनों में कौन सा एंगल ज्यादा होगा? सर आई ही ग्रेटर होगा सर। आई ग्रेटर होगा सर डिस्टेंस बढ़ेगी ना जितने Yes, ट्रैवल sir. करना है रे को। सर या एक फिर बार एंगल बना के सर आसानी से देख सकते हैं सर, वो एक्सटर्नल एंगल बन गया ना। समझ रहे हैं? ये हाँ, ये वाला जो एंगल है ये आई है इस केस में, और ये वाला आई डैश है। तो आई डैश जो होगा, आई जो होगा वो इन दोनों का सम होगा एक्चुअली, आई डैश और इसका सम होगा आई डैश, ये जो Yes, आई sir. आएगा एक्सटर्नल Yes, एंगल है ना sir. इसका। तो वी कैन से दैट आई इज मोर देन आई डैश। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सर Yes, जब sir. हमने अगर वो पीछे किया तो सर वो अपने पहले वाले पाथ पर ही क्यों नहीं गई? वो वाली रे जो पहले वाले पाथ पे गई होगी वो कहाँ गई होगी? वो जाके यहाँ पे हिट की होगी, ये वाली। इस रे को मैंने Yes. कंसिडर, आई मैंने इसको कंसिडर नहीं किया ना, इसको कंसिडर तो देख सकते हैं उसे भी, मैं तो एक्सट्रीम जो रे है उसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी तो, पहले तो। ठीक है, ओके ओके। और कोई डाउट किसी को यहाँ तक नो सर। है ना? क्योंकि रे तो देखो सब जगह जा रही है, रे तो मैंने ये बनाई है, लेकिन रे तो ऐसे भी जा रही होगी, यहाँ पे ऐसे भी जा रही होगी, सारी रे जा रही होंगी सर रे तो सब जगह जा रही होंगी। तो मैंने तो एक्सट्रीम रे कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सर ना क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था सर, जो मैंने पहले आंसर दिया था कि मतलब मिरर से टकराने के बाद वो आंख से नीचे जाएगी, सर मेरे अकॉर्डिंग अब वो सीधे मतलब आई पे आनी चाहिए सर, वो आंख से नीचे नहीं जाएगी। लेट अस सी, लेट अस सी। ये एंगल आपका आई डैश बना, तो ये एंगल जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी आई डैश होगा, ये भी आपका एंगल आई डैश Yes, बनेगा। sir. अब हमें देखना है कि ये रे कहाँ जाएगी, है ना? तो क्या कह रहे हैं आप, कहाँ पे जाएगी ये रे? सर आईज पे जानी चाहिए। ऐसा क्यों? सर ऊपर जाएगी। ऊपर सर ऐसा जाएगी, ऐसा क्यों? ऊपर क्यों जाएगी? मुझे नहीं मालूम, अभी आप लोग बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ। सर मेरे हिसाब से तो सर आईज पे जानी चाहिए सर, क्योंकि जैसे पहले वो एंगल आई पे टकरा के और आईज पे जा रही थी, इस समय हमने डिस्टेंस भी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन सर वो जाएगी तो उसी जगह सर। मतलब मैं तो ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ जैसे कि सर सपोज एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर हमने दोनों तरफ से एक वो रे खींच रखी है। अब सर वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, अगर उस पॉइंट को हम दूर भी ले जाएं तो भी तो सर पॉसिबिलिटी है ना कि अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो वो वापस आई पे ही जाएगी। ओके, चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केस में रिफ्लेक्शन के बराबर हैं, तो इस केस में भी ये आई पे जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। यस सर। चलो बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों के लॉजिक क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको भी सोचते हैं, बाकी लोगों के लॉजिक। आई पर ही जानी चाहिए मेरे ख्याल से भी। सर हमने सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टली मूव किया है ना, वर्टिकली तो मूव नहीं किया है ना? नहीं, वर्टिकली नहीं किया। मतलब सर वो पैरेलल है। मतलब सर अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें, सर जो पहला मिरर था उससे सर हम जो उसकी टिप है उससे अगर हम जो ऑब्जेक्ट से एक लाइन बना दे सर, और सर उसको अगर हम एक सर आप एक बार ऑब्जेक्ट वो जो लाइन है वो बना लीजिए सर, हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है सर, जो पहला मिरर है सर, उससे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसकी टिप से, जो ऑब्जेक्ट है उस पर सर, जो मिरर है उसकी टिप नीचे वाली टिप। कौन सा मिरर बोल रहे हैं? फर्स्ट मिरर सर, फर्स्ट मिरर। फर्स्ट तो मैंने, मतलब मैन से आप बोल रहे हैं? हाँ, मैन से बनाया मैन से सर। जो फर्स्ट मिरर सर, अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन बताएंगे तो उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए। तो सर जस्ट माइक किसी के सुर आ रहा है सर, अगर दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है तो सर तो आई पर ही जानी चाहिए। सर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होंगी सर, मतलब दोनों रेस के द्वारा वो सेम ही होनी चाहिए सर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम सर एक ए पॉइंट मार्क कर दें तो ओ ए विल बी इक्वल्स टू ए, जहाँ पे आईज है हमारी। यस सर। तो ये नहीं सर, ए पॉइंट को हमें जो ऑब्जेक्ट है सर वहाँ पे अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर लें जो मिरर की एंड है, जो नीचे से आ रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। मतलब सर मैं कैसे बताऊँ, जो मिरर है सर, नो सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा, एक बार दोबारा बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अगर हम सर मतलब जो डायग्राम आपने ऊपर बनाया सर, वहाँ पे शायद इजी रहेगा। हाँ सर जो फर्स्ट मिरर है उसकी जो टिप है, यस सर, इससे एक स्ट्रेट लाइन जो ऑब्जेक्ट है उस पे सर निकाल दीजिए सर, ऑब्जेक्ट पे सर। और इस साइड को, इस तरफ को नहीं सर, एक पैरेलल, मतलब एक यस सर सीधी लाइन, बिल्कुल सर, यस सर ऐसी लाइन। हाँ यस सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यस सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम इसको ए मान लें ऑब्जेक्ट को,
ओके मैं वो जो लाइन यहाँ है से सर, यहाँ से हाँ यहाँ ओ ए मान लें डिस्टेंस को सर, ये ओ ए डिस्टेंस ही दोनों टाइम ट्रैवल हो रही है सर, तो इसलिए ऊपर भी डिस्टेंस सेम ही होगी सर, इसलिए वो आई पर मूव करेगा। ये मैं आप कह रहे सोच हैं ओ ए इक्वल टू ए बी। सर हम दोनों केस में ही ओ ए ही मूव कर रहे हैं। इस केस में आप कह रहे हैं कि ये ओ ए है यस सर, तो ये ओ बी के बराबर हुआ। ओके यस ठीक है, इसलिए ओ हम बी के कह सकते हैं बराबर। वो आई के पास जाएगी। ओके ठीक है, आई हर्ड योर दिस थिंग सर इसमें हम कॉन्ग्रुएंट से भी तो मतलब कर सकते हैं ना? कैसे? यस सर। सर जो हमारा नीचे वाली इमेज में आपने बनाया है एक ट्रायंगल बी ए डैश और ओ ए डैश, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जैसे ए डैश बी वाली जो लाइन है वो वहां नहीं है, हमें बताना है क्यों कहाँ जा रहा है। ओके, तो हमने ये Yes, ट्रायंगल sir. कंप्लीट किया। यस सर, तो सर ये दो ट्रायंगल में ए डैश तो कॉमन है, और सर इसके Okay. बाद जो आई डैश है वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया अगर वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और सर जो हमारा आई है वो भी इक्वल है, तो उसके अपोजिट 180 माइनस आई भी इक्वल हो जाएगा। तो सर इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ए डैश भी जहां भी जाएगा वो ओ ए डैश के इक्वल ही होगा। और सर ये तभी होगा जब वो केवल आइस पे जाए। ओके ओके, तो आप कह रहे हैं कि आई पे ही जाना चाहिए ये वाला रे। तो ओके, मैं बताऊं? बताओ, जैद भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर नॉर्मल से जो जहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के पास है वहाँ एक पॉइंट बना दो, कुछ भी नाम रखो। डी। यस सर, जो ओडी है और डीवी है वो बराबर होएगा, तो फिर सर जो ये रिफ्लेक्ट होगी वो एंगल भी बराबर होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी से जो है वो बी पे जाके टकरानी चाहिए। ये एंगल बराबर हैं, ये 90 है और ये कॉमन साइड है, तो ये वाली और ये वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए, है ना? आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर। फिर सर वो अगर आई से नीचे टकराई तो एंगल बदल जाएगा, और या आई से ऊपर टकराई जब भी एंगल बदलेगा तो सर आई पे जाके टकराएगी। ओके चलो, एग्री। सर ये तो तब होगा ना जब दोनों सिचुएशंस में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। ओके ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आ रही है ना आँख पे, तो क्लियर है। यस सर। अच्छा, क्या इससे ऊपर अगर मैं रे टकराऊं कहीं पे तो आँख पे आ सकती है? अगर इंसिडेंट रे इससे ऊपर टकराया कहीं, यहाँ टकराने की बजाय यहाँ जानी चाहिए। यस सर, जा सकती है आँख पे भी। कैसे? ये एंगल मान लो एक्स बना सर, फिर तो आग के ऊपर चली जाएगी सर। सर जा सकती है, सर आँख पे जा सकती है। कैसे? सर जैसा हमने ये एक्सट्रीम पॉइंट के लिए डायग्राम बनाया था सर, मिरर पे हर वैसे पॉइंट के लिए तो डायग्राम बनेगा ही ना, जब तक कि हम दूसरे एक्सट्रीम तक ना पहुंचे। तो सर हर केस में तो यही होगा। लेकिन अब क्या होगा ना कि अब ये होगा कि एक चीज देखो यहाँ पे, लेट अस सी, चलो ये हमारा एच था और ये भी, या कुछ मैंने मान लो ये कुछ था हाइट हमारा, लेट अस अज्यूम, क्या माने इसको, वाई मान लेते हैं, ये भी वाई था, है ना? अब आपने बोला कि ये मिरर यहाँ पे लिए टकराया कहीं पे ऊपर, तो ये पॉइंट हमारा वाई से ज्यादा आएगा ये वैल्यू। यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ पे जब टकरा रहा था तो ये वैल्यू वाई था, अब ये यहाँ पे टकरा रहा है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ये जो एंगल, हाँ बोलिए, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर आँख पे नहीं, आँख पे कोई ना रिफ्लेक्ट कर जाएगा जब डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ गया है। हाँ मैं वही पूछने जा रहा था आप लोगों से। अब मान लो ये वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, ये यहाँ पे टकराया, ये एंगल आपका कुछ होगा एक्स, ये भी एक्स होगा, एक्स डिग्री, तो अब रे कहाँ जाएगी ये वाली? ऊपर चली जाएगी आँख से। सेम पॉइंट से निकले तो सर आँख से ऊपर ही जानी चाहिए। यस सर, सर ऑब्जेक्ट की हमने रे चेंज नहीं करी तो ऊपर जाएगी। सर हम मिरर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। डेल्टा वाई कम यूज कर रहे हैं मिरर को। सर अगर सर सबसे पहले के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो सर तो ऊपर जाएगी, वैसे अगर हर बार उसके रिस्पेक्ट में ऐसे देखनी होनी चाहिए। पहली सर अगर वो भी आँख पर आती तो सर ये भी तो केस हो सकता था कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट कई सारे
अगर कौन सी आंख पे आती है मेरी इमेज, ये वाली दूसरी वाली भी? सर अगर दोनों ही ये हमारी आई पर होती तो सर ऐसे भी हो सकता था, जब एक ही पॉइंट की इमेज हमें 2-3 बार दिख रही तो सर वो हमें 2-3 जगह दिखता होगा। ओके, नहीं ऐसा नहीं होता यूजुअली। देखो क्या होता है, इसको थोड़ा आप लोग सोचना है ना, क्योंकि जब इमेज निकलती है, मैंने जो रे निकलती है किसी पॉइंट से, तो कई सारी रे निकलती है। मान लो आप यहाँ पे खड़े थे और आपने जो अभी बात की है, केवल मैंने मिरर बड़ा बना दिया, उल्टा कर दिया मैंने। ये आपकी पूरी हाइट थी और ये मिरर था। जब आपने इस वाले पॉइंट की बात की तो आपने बोला कि ये रे यहाँ से आई और आंख पे चली गई, ठीक है। इसके अलावा जो रे ऐसी जाएगी वो आंख पे नहीं आएगी, ऐसे वाली रे भी आंख पे नहीं आएगी, ऐसे वाली भी नहीं आएगी। यस सर। ठीक है। अब मान लो कोई रे यहाँ पे जाती है, अगर उसका क्या होता? ऊपर चली जाती है आंख। सर अगर डिस्टेंस सेम होता तो ऊपर चली जाती। ऊपर चली जाएगी, है ना, अगर सेम Yes, sir. जगह पे। यस सर। ठीक है, ओके। ऐसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो उससे जो रे आती है, कोई पर्टिकुलर रे उस पे आ रही होती है ना। Yes, sir. ओके, तो इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा अलग अलग केसेस में, कि अलग अलग केसेस में क्या इफेक्ट पड़ता है मिरर का। अगर हम डिस्टेंस चेंज करते हैं, उसको पीछे ले जाते हैं या नीचे या ऊपर ले जाते हैं या आगे या पीछे करते हैं, तो क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इससे फर्क पड़ सकता है कई बार। डिपेंड करता है कि आप कितना मिरर यूज कर रहे हो, कितना आपका यूज नहीं हो रहा है, कौन सी रे आपकी आंख पे आ रही है, कौन सी रे आंख पे नहीं आ रही है। उसके लिए आपको ज्योमेट्री यूज करनी पड़ती है। ज्योमेट्री में आपके बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करनी पड़ती हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यूज करना पड़ता है। तो वहां से फिर आप सोच सकते हो किसी भी क्वेश्चन में कि क्या फर्क पड़ेगा, रे एक्चुअली आएगी या नहीं आएगी। सर तो इस केस में रे ऊपर चली जाएगी? किस केस में? इस वाले में? यस सर। हाँ, इस वाले में अगर आप देखोगे तो बाकी जो रे होंगी वो तो ऊपर जाएंगी ना। मैंने ये वाली रे तो आपकी आंख पे आ ही रही है, लेकिन अगर ये वाली रे की बात करूं मैं, तो ये कहाँ जानी चाहिए? इसका क्या होगा? Yes, sir. ये ऊपर जाएगी तो फिर हमें नहीं दिखेगी। यस सर। सर आंख से कितना ऊपर जाएगी सर? डेल्टा वाई जो हमने वहां पे निकालता वो वाले केस पर देखे तो डेल्टा वाई डेल्टा वाई हो जाएगा, निकालना पड़ेगा, मतलब डायग्राम आपको बना के देखना पड़ेगा। आई थिंक ये वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा। तो यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो y प्लस 2 डेल्टा वाई आ रही है। Yes, sir. डेल्टा वाई ऊपर जाएगी। लेकिन आपकी हाइट आपकी 2y है। यस सर, 2 डेल्टा वाई हो जाएगा। तो 2 डेल्टा वाई ऊपर चला जाएगा। ओके सर। है ना, तो ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस पे वेरी करेगा कि कैसे कैसे रे जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या, मैंने मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा दे दिया, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया, ये वाला जो हमने ड्राइव किया है। यस Sir. ओके, यस अर्नब कुछ बोलो। Yes, sir. सर ये मतलब हम लोग ये देख रहे थे ना कि डिस्टेंस कैसे इम्पैक्ट करेगा और कितना हमें मिरर चाहिए अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सर तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सपोज हमने फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन किया, इसमें हमारा डिस्टेंस b था और हमें मिरर की जरूरत h/2 थी। तो मतलब इस सर जो आपने फर्स्ट पेज पे ही बनाया है, यस सर हमें h/2 की जरूरत थी। और सर हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो हमें एज इमेज मतलब हम अपने आप को देख सकते हैं। तो सर अगर हम मिरर को आगे पीछे करते हैं या सर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं, तो सर उससे इमेज की हाइट पे तो मतलब इनसाइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से तो हर केस में h/2 रहना चाहिए ना। हाँ, बट ये डिपेंड करेगा कि मिरर कैसे रखा हुआ है, मतलब उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। सर मतलब यहाँ पे तो हमने पैरेलल ले रखा है ना। नॉट ओनली पैरेलल, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। मान लो ये h/2 का मिरर होता लेकिन यहाँ पे रखा होगा, तो वुड इट बी सफिशिएंट टू सी द इमेज? नहीं सर, फिर हमें मतलब दूसरा बनाना पड़ता है डायग्राम। हमें फिर यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक लेना पड़ता, तब जाके इमेज दिखती। यस सर, क्योंकि इतना क्योंकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट देखने पड़ेंगे ना, कि एक्सट्रीम पॉइंट तो ये तो हमें चाहिए, ये वाला पॉइंट तो पक्का चाहिए, ये वाला भी पॉइंट चाहिए, तो आपका काम नहीं चलेगा, है ना। सर अगर हम मिरर को अपने एकदम क्लोज कर लें तो सर फिर तो h2 से नहीं होगा काम, अगर आप देखें। यस सर, फिर तो बड़ा मिरर चाहिए होगा। अब लेकिन आप रखते कहाँ पे हो मिरर को यूजुअली, ये भी डिपेंड करता है। सामने रखते हैं। कहीं सामने तो है, लेकिन यहाँ पे या फिर यहाँ पर या कहाँ पर?
दूर रखते हैं थोड़ा। तो अगर मान लो मैं ऐसे रखूं उसको, आप बोल रहे हो बहुत क्लोज रख दूं, अब ये वाली रे यहाँ पे आनी चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये आ रही है तो फिर क्या ये वाली आंख पे आ जाएगी? नो नो सर, नहीं आएगी। नो सर, सर दोनों एक साथ नहीं आते। सर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स आ ही नहीं पाएंगे। आ ही नहीं पाएंगे आपकी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट, ये जो मिरर है वो एटलीस्ट यहाँ से शुरू होना चाहिए, इन दोनों के बीच से, तब ये रे टकरा के यहाँ आएगी। यस सर। यस सर। तो शुरुआती पॉइंट तो ये तो होना ही होना चाहिए पक्का। तो मिरर और ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो ऐसा कुछ है कि मिरर कम लेना पड़ेगा? हाँ हो सकता है, फर्क पड़ सकता है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला केस था, ठीक है, अब ये वाले केस में आप, मैंने ये बोला आपको कि यहाँ तक तो आपको देखना ही देखना है, तो आपको मिरर यहाँ से स्टार्ट करना मस्ट है, नहीं ये तो मस्ट है। अगर मान लो आपकी आई यहाँ पे है, ये आई लेवल है और ये हेड है, तो मिरर को यहाँ से स्टार्ट होना मस्ट है। यस सर, आई कांटेक्ट में मिरर। यस सर। सर अगर बिल्कुल ऐसे चिपक से गए उसमें तो बहुत ही बड़ा एंगल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं मान लो यहीं पे मिरर को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, यहाँ से स्टार्ट करूं, तो फिर दिखेगा ही नहीं आपका हेड, दिखेगा क्या? अगर मैं ऐसा मिरर ले लूं तो नहीं दिखेगा आपका हेड। तो यहाँ से स्टार्ट होना मस्ट है इसमें। और अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो एंड पॉइंट भी इस लाइन में होना जरूरी है, या तो ऐसे होगा, मैंने यहाँ से जो रे आ रही है तो यहाँ तक होना जरूरी था, ये आपने पीछे रखा तो भी जरूरी है यहाँ पे इतना हो। अगर ऐसा केस होगा मान लो तो क्या होगा? इस केस में आएगा आंख पे? नहीं सर आएगा सर, अभी हमने पढ़ा था सर, इसके हिसाब से तो आएगा। यस सर आएगा। वही ट्रायंगल बनेंगे सेम, यहाँ पे वाई हाइट आएगी, ये वाई आएगी, यस सर। कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये उस पे होगा। लेकिन अब है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब कहाँ पे मिरर लगा हुआ है। मान लो ये मिरर ऐसा सर ना होता, एरिया मतलब सेम होता है। एरिया सेम मतलब इसका एरिया? सर जैसे पिछले अभी सर जो नया एग्जांपल लिया है कि मिरर को हम पीछे कर देंगे, सर इस केस में हेड का जो है वो आई पे आएगा। अब हेड का देखो आएगा नहीं आएगा, अगर यहाँ पे टकराता है हेड, ये यस सर, इसी लाइन पे है ना ये। यस सर, इसका भी आना चाहिए। सर आना चाहिए। इस हिसाब से तो सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिरर को हम कितना भी पीछे करें तो सर आना चाहिए फिर। हाँ, इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने बिल्कुल सेम लाइन में रखा हुआ है उसे, लाइन अगर आपने उसकी चेंज नहीं की तो। सर अगर हम पीछे के लिए कह रहे हैं तो सर ये तो आगे के लिए भी कुछ रेंज तक वैलिड होगा। हाँ आगे के लिए भी हो सकता है बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे ले आओगे ऐसे तो हो सकता है, लेकिन आगे टाइम तो ट्रेस पास कर जाएगी ना रे, क्योंकि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रखे हमने। सर एरिया कैसे सेम नहीं होगा? किसका एरिया बोल रहे हैं आप? सर ट्रायंगल्स जो बनेंगे, क्योंकि सर हाइट बढ़ती जा रही है यानी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो बेस जो है वो कम होता जा रहा है, तो सर एरिया तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, आप कह रहे हैं इन ट्रायंगल का एरिया? अब एरिया तो मैंने देखा नहीं, एरिया तो हो सकता है डिफरेंट हो, नहीं सेम डिफरेंट होगा ना, क्योंकि 1 बाय बेस इंटू हाइट होता है। बेस आप कह रहे हो सेम है, हाइट बढ़ती जा रही है। सर हाइट ही डिफरेंट है, तो अगर हाइट बढ़ती सही रहेगा। बेस तो यही आ रहा है ना आपका हमेशा। ओके सर। सर एंगल छोटा होता जा रहा है, एंगल छोटा हो जा रहा है तो एरिया तो बढ़ रहा है। सर जनरली अगर हम किसी केस में देखते हैं तो मिरर को पीछे करने से हमारा इमेज जो है सर वो मतलब मिरर में ही स्मॉल होने लगता है, क्योंकि मतलब सर जैसे अगर किसी एक डिस्टेंस पे रखा है जिसमें हमारी एग्जैक्ट इमेज आ रही है, और अगर मिरर को हम पीछे कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी इमेज जो है उसमें सर थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो सर इस केस में वो कैसे मतलब पॉसिबल है, क्योंकि सर सेम पॉइंट्स पे वापस आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और सर मतलब जो भी है जहाँ पे भी कर रहे हैं सेम पॉइंट पे जाके वापस आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है बेसिकली, अगर हम क्या करें? नो सर, मतलब हमने जैसे देखा है कि बेसिकली अगर हम मिरर को पीछे करते हैं सर हमारी इमेज जो है वो स्मॉल हो जाएगी, लेकिन सर अभी हम जिस हिसाब से मतलब हमने जो केसेस देखे उस हिसाब से तो वो सेम ही रहने चाहिए। इमेज हमारी स्मॉल हो जाएगी, आपको ये दिखती है, वो एक्चुअली क्या होता है ना, अगर इमेज स्मॉल नहीं होती, देखो ये सर हम दूर से देखते हैं तो हमारी आई के लेंस के मुताबिक, क्योंकि उस टाइम जैसे हम वो इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे कन्वेक्स लेंस उसको छोटा छोटा इमेज बताता जाता है, तो सर इसलिए दूर की चीज हमें छोटी दिखती है। करेक्ट, जैसे कोई पेड़ होता है, जैसे रेयर व्यू मिरर जैसे कार वगैरह में। रेयर व्यू तो अलग चीज है, तो मिरर क्योंकि कर्व्ड मिरर है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है तो। लेकिन मान लो सिंपल भी आप देखो, कोई पेड़ है आपके पास है,
तो आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर पीछे रखा हुआ है वही पेड़ तो आपको छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ जो आपकी आंख पे एंगल बनाएगा उस पर डिपेंड करता है इसका, कि ये आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आपकी आई पे, पर जो मिरर के पीछे इमेज बनेगी वो तो सेम साइज की होगी, है ना। तो हाँ बिल्कुल, ये जो आई पे जो एंगल सबटेंड करता है ना थीटा, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये आगे इमेज बनती है इसकी, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो थीटा पे डिपेंड करती है कि थीटा कितना है आपका, तो उतनी रेटिना पे इमेज बनती है। अब मान लो ये पेड़ दूर चला गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंगल कम बनाएगा आंख की रेटिना पे, यस ऐसा स्मॉल लगेगा। तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन हाइट सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि हाइट कम हो गई, आपने मिरर पीछे कर दिया तो हाइट कम हो गया, ऐसा नहीं होता। सर अगर उस इमेज को कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो सर उसे तो सेम ही दिखेगी ना? अगर कोई थर्ड पर्सन उस इमेज को देखेगा तो सेम दिखाई देगी? नो, सेम नहीं दिखाई देगी, क्योंकि देखो केस क्या है आपका कि आप इमेज आपकी एक केस में मिरर यहाँ पे रखा है तो इमेज आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी की, इमेज का डिस्टेंस सेम होता है ऑब्जेक्ट से, जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो दूसरे केस में आपने, ठीक है, आपने मान लो मिरर पीछे कर दिया, अब डिस्टेंस आपका बढ़ गया ये, तो इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यस सर, तो किसी फिक्स पोजीशन के लिए भी डिस्टेंस बढ़ गया है, बढ़ गया डिस्टेंस, है ना। लेकिन तो जिस मान लो कोई पर्सन इसे देख रहा है इमेज को मिरर में, तो उसे छोटी दिखाई देगी, ये दूर दिखाई देगी, सेम हाइट की, यस है ना, सेम हाइट की इमेज दूर अगर दिखाई देगी तो क्या होगा, छोटी दिखाई देगी। यस सर, तो फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। तो बेसिकली हाइट जो है वो सेम है बट एंगल हमारी आंख का होता है, डिफरेंट सबटेंड कर रही है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है आंख पे वो डिफरेंट है दोनों केस में, हाइट दोनों केस में सेम है, राइट। यस सर। सर जो सर मैं इमेज ये कह रहा था कि सर अगर जैसे जो हमारी इमेज है उसे कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो तो हमारे अकॉर्डिंग उसे बड़ा ही दिखेगा ना? थर्ड पर्सन अगर देखता है, मान लो थर्ड पर्सन कहाँ पे खड़ा है, पहले तो ये बात है, यहाँ पे खड़ा है मान लो, सर मिरर के क्लोज में, यहाँ पे खड़ा है, सर उससे तो दिखेगी ही बड़ी, उसे तो हाँ तो बड़ी दिखाई देगी उसे, हमारे कंपैरिजन में तो बड़ी दिखेगी उसे ये वाली इमेज बड़ी यही है। लेकिन जब मिरर शिफ्ट करेगा तो इमेज छोटी हो जाएगी, मैंने पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि मिरर जब शिफ्ट करेगा तो पहले इमेज यहाँ पे होगी, बाद में इमेज यहाँ चली जाएगी, तो इस पर्सन को पहले पास दिखाई देगी इमेज, फिर दूर हो जाएगी इससे, तो इसकी आंख पे भी एंगल सबटेंड कम करने लगेगी वो, तो उसको छोटी होती दिखाई देगी, लेकिन हमारे कंपैरिजन में बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। यही पूछ रहे आप? सर लेकिन उसको भी तो छोटी दिखाई देगी सर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी तो सर, वो जो इंडिविजुअल है उसके पीछे खड़ा है, तो उसको पहले अपनी इमेज दिखेगी और जो और लोग हैं सराउंडिंग्स में उसकी इमेज दिखेगी, उसके बाद वो जो एक्स पर्सन है उसकी इमेज दिखेगी। हाँ मैं वही कर, नहीं छोटी मतलब डिस्टेंस, देखो भाई मेरे से जो इमेज का डिस्टेंस है वो मान लो x + x 2x है यहाँ से डिस्टेंस, यस सर। लेकिन यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस इसका z है, तो इसका डिस्टेंस कितना है इमेज का? सर कम है, हाँ। z + x है, यस सर, z + x। तो सेम हाइट की इमेज जो है उसको z + x पे दिखाई दे रही है, आपको 2x पे दिखाई दे रही है, तो सेम हाइट है दोनों का, तो एक पेड़ आपसे 2x की दूरी पे है, उससे केवल x की दूरी पे है, x + z की, तो उसको बड़ा दिखाई देगा ना आंख में। ओके सर, ओके फिर वो ठीक है। थर्ड पर्सन की तो उसे तो पहले अपनी इमेज दिखाई देगी ना। हाँ अपनी इमेज तो उसकी क्लोज होगी, बिल्कुल अपनी इमेज तो उसको, सर फिर उसके हिसाब से जो पीछे पर्सन खड़ा है उसकी तो बहुत बड़ी दिखाई देगी। हाँ अपने हिसाब से पीछे वाले की बड़ी दिखाई देगी। बड़ी मतलब डिपेंड करता है कि कितनी, क्योंकि दूरी भी चेंज हो रही है ना आपकी, तो एंगल हो सकता है ये ज्यादा सबटेंड कर रही हो उसकी आंख पे क्योंकि पास में है, या ये भी हो सकता है कि ये कर रही हो क्योंकि ये इमेज बड़ी है लेकिन दूरी भी ज्यादा है, ये इमेज छोटी है लेकिन दूरी कम है, तो हो सकता है दोनों बराबर एंगल सबटेंड करें तो आंख पे बराबर बड़े दिखाई दें, है ना। जैसे मान लो कोई एलिफेंट बहुत दूर है आपसे और एक आदमी बहुत पास में है, तो आपको कौन बड़ा दिखाई देगा? कुछ भी हो सकता है केस, वो आदमी, कुछ भी केस हो सकता है, मतलब अगर आदमी बहुत पास है और एलिफेंट बहुत दूर है तो आपको एलिफेंट छोटा दिखाई देगा, आदमी बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कि दूरी कितनी है और इमेज की हाइट कितनी है, दोनों पे डिपेंड करेगा। यस सर। और सर हमारे मिरर से ऑब्जेक्ट में कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए कि उसे एग्जैक्ट अपना हेड टू टेल जो मिरर है पूरा दिखना चाहिए, मतलब जो इमेज है उसकी आनी चाहिए सर। उसको कोई कैलकुलेट करने का कोई है क्या डेरिवेशन? कैलकुलेट करने का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ भाई, मिनिमम ऐसा कुछ होता है कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? मतलब सर यस मिनिमम। सर मुझे तो ये लगता है कि जैसे हमने अभी जो देखा, अगर मिरर आगे पीछे कर रहे हैं तो
वैसे फिजिक्स के मुताबिक दिखना चाहिए सर, लेकिन हमारी आंख भी तो वैसी नहीं है ना कि एकदम से क्लोज वाले को भी देख ले सर, हमारे आंख के नीचे फेस और वो भी है, तो सर उस वजह से हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस का कुछ चक्कर हो। आंख हमारी जो मिनिमम देख सकती है वो कितना डिस्टेंस है जो मिनिमम देख सकती है आंख? सर वो तो आदमी की हाइट पर डिपेंड करेगा सर। जैसे हमें मिरर में पूरी हमारी इमेज दिख रही है, मिरर के सर ऊपर और नीचे में और कुछ नहीं दिख रहा, तो सर वही डिस्टेंस होगा मिरर से। क्योंकि सर जैसे हम दूर जाएंगे तो हमें इमेज अपनी छोटी दिखेगी और सर पास आएंगे तो दिखेगी। ओके, आप लोगों ने नियर डिस्टेंस ऑफ विजन सुना है? नो सर। जैसे हम कोई मान लो कोई चीज किताब पढ़ रहे हैं, आपके सामने किताब रखी होगी, अगर किताब को आप क्लोज लेके आओ अपनी आंखों के देखो तो क्या पढ़ पा रहे हो? यस सर। यस सर सुने 25 सेंटीमीटर। ये सर उसके लिए 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होती है। हाँ 25 सेंटीमीटर आपकी किताब का आपकी आंखों से दूरी होनी चाहिए ताकि आप पढ़ पाओ। यस सर। यूजुअली है ना, नॉर्मली 25 होती है, किसी कम ज्यादा हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन 25 होता है लगभग एक नॉर्मल पर्सन का। तो वो फैक्टर यहाँ पे आ सकता है कि आपकी आंखों को दिखाई नहीं देगा उसके बाद 25 के बाद, बिकॉज ऑफ द सम माने आपकी जो एक लिमिटेशन है, तो वो माने इमेज तो हो सकता है बन रही हो लेकिन आपकी आंख उसे देख नहीं पा रही, बिकॉज ऑफ आंख की जो लिमिटेशन है उसके कारण देख नहीं पाएगा। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है लिमिटेशन कि कितना पास होना चाहिए कितना दूर होना चाहिए, आप देख सकते हो कभी भी। ठीक है, ओके सर। ओके, कभी भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस सर। ओके चलिए, तो आई होप कि ये वाला ज्योमेट्री सबको थोड़ा मैथमेटिक्स आज थोड़ा क्लियर हुआ, आज मैंने मैथ्स पढ़ा दिया आपको, है ना? यस सर हम उसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। किसको? सर मिरर को हाफ दिखा दे प्रूफ। हाँ तो हमने मैथमेटिकली किया, हमने भी तो सर तो किया है। मैथमेटिकली तो किया है। हमने फिजिक्स कहाँ लगाई इसमें? फिजिक्स तो बस ये लगाई कि I इक्वल टू R होगा, बस ये तो लगाया है। यस सर। नो सर मैं एक और तरीके से कर रहा था ना। कैसे? सर जैसे कि वो टकराया जहाँ पे आपने पॉइंट बनाया था, फिर उसके पीछे रे एक्सटेंड कर दें एक इमेज के पाँव के साथ। अच्छा यस सर, फिर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, वो दोनों सिमिलर है, फिर उनका वो करेंगे रेशियो, फिर वो भी सिमिलर आ रहा है जो y, फिर मैंने मिरर को जो है वो y के इक्वल मान लिया और y जो आ रहा है वो h/2 आ रहा है फिर। अच्छा, आप इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हो, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये और ये। ठीक है, कर सकते हैं मैथमेटिकली, कई सारी चीजें हो सकती हैं। एक बार आपने डायग्राम बना लिया, यस सर। जैसे आप ज्योमेट्री में प्रूव करते हो तो कई सारे तरीके हो सकते हैं किसी चीज को प्रूव करने के, है ना? ओके, आई थिंक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है सबको अब ना। चलो आगे मूव करें। यस सर। यस सर। यस सर। स्फेरिकल मिरर की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया काफी सारी प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्फेरिकल से ही पहले मैं बोलूँ तो वी शुड से कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड में कई सारी चीजें हो सकती हैं। यस सर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कर्व्ड में स्फेरिकल हो सकता है, या तो स्फीयर तो एक पर्टिकुलर केस हुआ ना। यस सर कि पूरा स्फेरिकल है सर, एक वो भी हो सकता है सर प्लेन और स्फेरिकल का मिक्सचर। पैराबोलिक सुना है आपने? यस सर। है ना कि कर्व तो कई सारी शेप हो सकती है, मान लो ये स्फीयर है, पैराबोलिक कुछ ऐसा होता है। यस सर। यस सर, बस कर्व होना चाहिए उसमें, है ना, कर्व होना चाहिए बस। तो कर्व मिरर जो हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। पैराबोलिक कौन सा? पैराबोलिक आपका हायर क्लास में आएगा, जैसे आपने सर्कल पढ़ा है, ऐसी एक ज्योमेट्री होती है उसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है, हायर क्लास में पढ़ोगे। ये भी पढ़ा है थोड़ा सर मैथ में पढ़ा है सर, ये भी पढ़ा है। ऐसा पढ़ा होगा आपने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे टाइप का ग्राफ पढ़ा था तब पढ़ा। सर पिछले साल भी पढ़ा था ग्राफ। ओके, तो ये पैराबोलिक होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा देखते नहीं क्योंकि हायर क्लास का टॉपिक है। पैराबोलिक कभी यूज होता है? हाँ यूज होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होती है जो फायदा आपको देती है, तो हम डिस्कस करेंगे बीच में। लेकिन हम जो बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल। यूज जो होते हैं पैराबोलिक ही होते हैं यूजुअली। उसकी फायदे होते हैं अपने, आई बताएंगे क्या फायदे होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर जो हमारे होते हैं बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, है ना? यस सर। तो स्फेरिकल मिरर का पहले तो मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल मिरर कैसे बना होगा। आपने इस मिरर, ये जो मान लो पूरा स्फेयर है, इसमें से कोई पार्ट काट दिया, निकाल लिया होगा। यस इतना पार्ट निकाल लिया, यस और सर। इसको हमने पॉलिश किया होगा एक तरफ से, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं। तो मान लो हमने यहाँ से पॉलिशिंग कर दी, तो अब जो रे होंगी वो कहाँ से, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा उसका, ये वाला सर रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड साइड। इनवर्ट साइड। यस सर। तो रे जो होगी वो यहाँ से आ सकती है, यहाँ से अगर कोई रे आएगी पीछे से तो उसका कुछ नहीं होगा, वो तो मिरर है ही नहीं यहाँ पे, पॉलिश है। यस सर। तो इसका ये वाला जो सरफेस होगा वो काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। तो इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो इस मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। केव की तरह है ना इसका शेप, जो केव है ना ये ऐसा। यस यस सर। केव की तरह। तो इसे कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो इसकी डेफिनेशन लिखने भी क्या है। तो पहला हमारा जो मिरर हो सकता है दैट इज कॉनकेव मिरर। पहला स्फेरिकल मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। तो इट्स, we can say its reflecting surface is toward the center। देखो इसका सेंटर होगा, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, है ना? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ऑफ विच या फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख सकते हैं, या ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट। जिसका मिरर एक पार्ट था, उस स्फीयर की सेंटर की तरफ को इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आई थिंक ये डेफिनेशन समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, दिस इज नोन एज, ओके, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। दूसरा मिरर जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। सर आउटर सरफेस। हाँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इसे आपको लिखना चाहिए इट इज द मिरर ऑफ whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड। तो मैं इतना वो कर रहा हूँ, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर सरफेस क्या, एक ही सरफेस तो होगा, रिफ्लेक्टिंग बोल रहे ना हम लोग, तो आएगी ना उसमें। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यस सर। ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। इज अवे फ्रॉम the center of the sphere of which mirror was a part। ठीक है, तो अगर ये दूसरा सरफेस हम वो कर दें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम यहाँ से पॉलिश कर दें तो यहाँ से रे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। दिस मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उसका सेंटर जो रहा होगा यहाँ का ही रहा होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, वो अवे है फ्रॉम द सेंटर। तो हमने क्या किया, इसको अंदर से पॉलिश किया है। इस वाले केस में हमने बाहर से पॉलिश किया था, यहाँ से पॉलिश किया था इसे, तो कॉनकेव मिरर बना था। और जब अंदर से पॉलिश करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो एक हमारा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा?
सर जो स्फीयर है सर उसका Center सेंटर। of Radius of the sphere. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर से आपने काटा उसका सेंटर में लिखाऊंगा मैं डेफिनेशन, ठीक है, पूछ रहा हूँ आपसे बस। तो उसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे? किसने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोला था अभी? सर उनके बीच का डिस्टेंस center मिरर के से- और the center of कर्वेचर से सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर जो मिरर का पोल होता है सर उसके बीच का डिस्टेंस। यस सर। अब मान लो पोल तो पढ़ा ही नहीं, बिना पोल के अगर डेफिनेशन बोलूंगा क्या बोलूंगा? सर तो मिड पॉइंट ऑफ द Sphere है मिरर। सर मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर सर सेंटर ऑफ मिरर कह सकते हैं। center of mirror. Yes, sir. Center of mirror. सेंटर ऑफ मिरर तो ये मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। The line joining the center of curvature and center of mirror. लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता। सर जहाँ पे रेज आके मिलती हैं ओके, सर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहाँ पे मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे? सर उससे तो प्रिंसिपल कर्वेचर बोल सकते हैं। सर वो तो प्रिंसिपल फोकस सर वो तो प्रिंसिपल फोकस होता है ना। फोकस होता है। वो तो फोकस होगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ, किसने बोला सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा? जो स्फीयर स्फीयर का रेडियस कह सकते हैं। जिस स्फीयर से आपने मिरर बनाया काट के, उस मिरर का सॉरी उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना? यस सर। यस। सीधा सीधा ये हुआ। तो लिखते हैं पहले लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, ठीक है, मुझे लगा कुछ और बोल रहे हो। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी बोल रहे थे आप लोग शायद, है ना? सर बट ये सेंटर होता है ना स्फीयर का। ये बट ये वो होता है ना सेंटर ऑफ स्फीयर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के From which Center of- center of the sphere of which from which mirror सेंटर ऑफ द has स्फीयर, from which the lens is बिल्कुल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट। तो जिस भी स्फीयर से आपने इसे काटा होगा या ऑब्टेन किया होगा, उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो मिरर तो मान लो इतना सा है, लेकिन सेंटर ऑफ यहाँ पे सर मिरर की बजाय वो बोल सकते हैं मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेक सवाल। नहीं, सरफेस नहीं बोलेंगे, मिरर ही बोलेंगे पूरा ना, क्योंकि सरफेस तो एक बाहर का वो हो गया बस ना, एक स्किन हो गई एक तरह से उसकी। तो पूरा मिरर बोलेंगे कि मिरर वाला पार्ट है ना। स्किन तो एक अलग चीज होगी, इसकी स्किन है तो ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। स्फीयर को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो ऐसा स्फीयर बनेगा मान लो, तो इसका पार्ट रहा होगा ये, इसका सेंटर यहाँ पे रहा होगा, तो इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी, दिस इज योर मिरर एंड दिस होल इज स्फीयर, है ना? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर होगी। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of the circle. स्फीयर। Yes, sir. Sphere. It is the radius of the sphere मिरर वाज अ पार्ट। तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और एक और डेफिनेशन होती है, इसे हम बोलते हैं पोल और वर्टेक्स।
फिर इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं मिरर। हाँ, पोल को वर्टेक्स सेंटर ऑफ बोलते द हैं। स्फेरिकल हाँ, द मिडल पॉइंट The center point of the और reflecting सेंटर और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल surface of the mirror. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। Isn't it the same thing? अभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब तो वही था ना, सेंटर पार्ट ऑफ द स्फीयर। नहीं, दोनों में फर्क है। सर वो तो उस सर्कल का मिडिल सर पॉइंट वो स्क्वायर का है सर, ये तो खाली जो हमने पार्ट लिया है उसका है। सर हाँ। ये बस उसी पार्ट का है। ओके, जो ऊपर वाला है वो, जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की, वो बोला आपने कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर तो ये हुआ। यहाँ मैंने बोला सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो मिरर हमारा ये है, ओ इसका अच्छा, सेंटर कौन सा होगा? तो सेंटर ये होगा, यस सर, उससे बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, एक आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होता है? सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो सर पोल होता है, उस एक स्ट्रेट लाइन जो सर सेंटर ऑफ Yes, sir. कर्वेचर और पोल the को straight line passing through the center of curvature and pole. तो सी और पी से जो पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, जब हम रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तो इसको डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। It is a straight line joining the pole and the center of curvature of the spherical mirror extended on both side। मैंने उसको केवल इस लाइन को नहीं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप, एक्सटेंडेड बोथ साइड। तो इसको एक्सटेंड मतलब दोनों साइड से कर सकते हैं। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे था, हमने तो सेंटर ऑफ पोल को मिलाया था, फिर हमने दोनों तरफ को एक्सटेंड कर दिया ना ऐसे, तो इस तरफ को भी एक्सटेंड किया था, इस तरफ को भी किया था। ओके सर। यहाँ दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगली डेफिनेशन हमारी फोकस, या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करे या फिर अपेयर टू मीट करे। सर जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियली या वर्चुअली मीट करे। थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं सर जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे। सर जहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं उनकी रिफ्लेक्टेड रेज रियली या वर्चुअली मीट करे। करेक्ट। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आ रही हैं, जो रे प्रिंसिपल इससे एक्सिस से पैरेलल ऐसे आ रही हैं, वो यहाँ पे मीट करें या अपीयर टू मीट हो। यस सर। और सारी रे अपीयर टू मीट तो सर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू मीट हो जाएगा। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू मीट हो जाएगा, ऐसे होगा।
इसमें मीट करेगी हाँ हमें। सर, फिर या फिर वो पॉइंट जहाँ से इंसिडेंट रेज जब पास करें तो उनकी रिफ्लेक्टेड रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल निकले। हाँ, अगर आप रिवर्स कर दोगे, मान लो आपने ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया या रे यहाँ से निकली, यस सर। तो रिवर्स हो जाएगा केस, है ना। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो मैंने इस केस में रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और रे ऐसे डाली फोकस से, तो फोकस पे डाल दी तो मतलब इंफिनिटी यस सर, पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू तो ये रिवर्स केस है ना, ये वाला केस और ये वाला केस यस रिवर्स केस है, ठीक है। यस सर। ऐसे ही अगर इस केस में हम देखें तो इस केस में भी रिवर्स कर सकते हो आप। इस केस में अगर आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रे ऐसे भेजनी पड़ेगी टुवर्ड द फोकस। यस सर, तो पैरेलल निकल जाएगी। तो अगर टुवर्ड द फोकस आप भेजोगे तो ये रे क्या होंगी, अपीयर टू मीट होंगी फोकस पे, एक्चुअली मीट यस करेंगी। सर। सर अपीयर टू मीट, पर ये फिर भी प्रिंसिपल फोकस है। अपीयर टू मीट, तो ये रे जो आपकी होंगी ये टकाने के बाद कैसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी। सर मतलब वर्चुअली या रियलिटी में सर दोनों में से किसी में भी मीट कर रही हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो प्रिंसिपल फोकस है। सर इंसिडेंट रेज को वहाँ पे मीट कराया है क्या इस वाले केस में? सेकंड इस वाले यस सर, केस में इंसिडेंट रे आर अपीयर टू मीट, मैंने मीट नहीं वर्चुअल करी, ऑब्जेक्ट। यस सर, अपीयर टू मीट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। यस यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, तो कोई भी रे नहीं होगी मैंने जब एक्सिस से पैरेलल आएगी। मान लो रे अगर ऐसे आएगी तो मान लो एक्सिस से पैरेलल नहीं आई, कुछ ऐसे एंगल पे आ गई, तो हो सकता है फोकस से पास ही ना करे, कहीं और से पास कर जाए। फोकस मान लो यहाँ पे, रे यहाँ से पास करेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रे आपकी फोकस से पास करेंगी, लेकिन जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो फोकस से पास जरूर करेंगी। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब, क्या है प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। सर एक बार पीछे कर दो। ओके सर। ओके, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज द पॉइंट on the principal axis of the mirror at which rays incident parallel to the principal axis actually meet appear of the mirror actually meet or appear to meet। ठीक है, दिस इज क्लियर सबको? यस सर। सर यहाँ पर मतलब जो एक्चुअली मीट के बाद वो भी लिखेंगे जो कॉनकेव, और फिर मतलब अपीयर टू मीट के बाद कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे लिख सकते हैं, अपीयर टू मीट ऑन डाइवर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर लिख सकते हो अगर और लिखना चाहो। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो दिस इज द बेसिक element of our study, center of curvature, radius of curvature, pole,
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। तो इस पे बेस सब सारी स्टडी चलेगी आगे और सारे फार्मूले बेस्ड होंगे। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इमेज आप समझते ही हो। फोकल लेंथ अगली बार हम देखेंगे क्या होता है। इनफैक्ट फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यस सर। पोलर प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस। यस सर। सर रेडियस क्या दी? हाँ, तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है फोकल लेंथ, कैसे हम इसको प्लस या माइनस कब लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस कब लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को माइनस कब लेते हैं। तो वो सब हमारे जो है साइन तो आज कन्वेंशन। की क्लास हो गई। हाँ, आज क्लास होगी। साइन कन्वेंशन है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम इसके लिए प्लस साइन कब यूज करते हैं, माइनस कब यूज करते हैं। तो फिर उस पर बेस सारा चलेगा आपका, ठीक है। सर हम फोकस की डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस मिड पॉइंट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली मिड पे होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता। सर एग्जैक्टली तो नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली एफ जो होता है वो r/2 आता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली आता है। ओके सर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अब जो मैंने आप प्लेन मिरर के क्वेश्चन वगैरह कराते हैं, एक बार आप असाइनमेंट सब लोग कर लें, जिन्होंने नहीं किए हैं कंप्लीट कर लें असाइनमेंट। और यस सर। डाउट होंगे तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो। अभी भी जिसके डाउट हैं वो रुक के डाउट पूछ सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके यस सर। सर मुझे डाउट है। यस, तो जिनका डाउट है वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। कोई क्लास में अगर डाउट है जो अब तक पढ़ा है तो वो बताएं पहले, सबसे पहले। यस, क्लास में किसी को डाउट है अब तक जो पढ़ा है तो सबसे पहले वो बताएं, उसके बाद फिर बाहर के डाउट डिस्कस करते हैं। सर आपने अपर्चर भी बता दिया? नहीं, एपरेचर वगैरह भी मेरे को डिस्कस नहीं किया है। ओके सर। ओके ठीक है। तो क्लास के डाउट किसी के नहीं है, बताइए फिर। कौन पूछ रहा था? मानस पूछ रहे थे शायद। यस सर, मैं चैट में अपलोड कर रहा हूँ, एक सेकंड। चैट में? ओके, चैट में। यस सर। सर इसमें वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन सर विद ग्राउंड में समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे बतानी है। तो एक ही बात है, मान लो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकाल ली। यस सर। अगर आपने ये मान लो एक्स एक्सिस में आपकी वेलोसिटी ऐसे और ऐसे आ गई सपोज, है ना, आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज द फिगर, ऐसे और ऐसे आ गई सपोज, यस सर। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या आएगी? सर वो उस साइड ये आएगी। यस सर। हाँ वी आ रही है। यस सर। ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है? सर ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो भी है। हाँ, ग्राउंड या मिरर सब रुका ही हुआ है ना यहाँ पे, तो मिरर भी रुका ही हुआ है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मिरर सेम चीज है, बस यही तो करना है। ओके सर। लेकिन सर उस टाइम पे जो मिरर भी मूविंग है, सॉरी, उस टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर क्या होगा? आ गई। अगर क्या होगा? सर मिरर भी मूविंग है, जो क्वेश्चन है ना उसमें सर, उस मिरर टाइम पे मूविंग है? यस सर। अगर मिरर मूविंग है, आपने मान लो वीएक्स और वीवाई निकाल लिया इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो यही आएगा आंसर। यस सर, ये होगी। हाँ। अब मान लो बोले विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताओ कितनी है? यस सर, मेरा ऐसे ही मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ। तो मान ये 5 है, ये कितना आ रहा था आपका? सर वी है 10, लेकिन सर यस सर। हाँ यहीं पे है सर, टुवर्ड्स द मिरर है सर। ओके, 37 डिग्री, 10 37 डिग्री पे है। तो ये आपका जो वैल्यू आ रहा होगा 10 cos 37 आ रहा होगा। ये 10 cos 37 कितना होता है? 4/5। यस सर। और 3/5। 3/5। तो ये आपका आ गया कितना? 5 2 10, 8 आ गया। और 10 sin 37 आ जाएगा ऊपर वाला वी वाई। ये वी एक्स है, ये वी वाई है। तो ये आपका 8 और 6 आ रहा है, ठीक है। और ये मिरर का 5 आ रहा है। तो ये चीज आपका 8 है, ये चीज आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका 6 आ रहा होगा। यस सर। और ये वाला आपका 18 आ रहा था सर। 10 और प्लस 8 18। यस सर। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 18 का स्क्वायर प्लस 6 का। ओके सर 6√10। हाँ है ना, 6√10 आ रहा है। यस सर, 6√10। ओके सर। तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ, यस सर, ठीक है सर।
ओके सर, मैं फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा था। ओके सर। सर अगर हमें तीन तीन वेलोसिटी दे रखी हो ऑब्जेक्ट की, सर हेलो मानस। हाँ अर्णव। मैं पूछ रहा था कि जो सर ने अभी बताया है कि जैसे मिरर के रिस्पेक्ट में कैसे आपकी वेलोसिटी लेंगे, उस टाइम मेरे साइड वॉइस ब्रेक हो रही थी। तो सर ने जो बताया आप प्लीज बता देंगे फिर से? वो मेरे साइड वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर ने सबसे पहले बताया कि जो हमारी मतलब जो एंगल की जो 37 डिग्री एंगल पे जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तो सेम रहेगी। मतलब सबसे पहले हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है। ये हमें सर ने सबसे पहले बताया। और उसके बाद जो हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, वो जो फॉर्मूला है √bx² + vy², उससे निकल जाएगी एंड में। वेट वेट वेट। अच्छा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर, अब आवाज आ रही है। सॉल्व किया आप लोगों ने? मैं यस कह रहा था कि vx तो 6 आएगा, ये vy, ये तो क्लियर है। यस सर। सर स्क्रीन शेयर यस कर सर। रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, अभी शेयर हुआ? यस सर। अब यस ओके, सर। यस सर। यस सर। आई वाज सेइंग कि v जो आपका आया स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, vy तो 6 आएगा, यस सर। ठीक है। और vx कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर? अगर मैं 18 आ रहा है तो सर 8 कितना? वैसे, और 8 सर vx में सर 18 आ रहा है। हाँ 18 तो उसका 18 तो एब्सोल्यूट वो है ना, लेकिन मिरर भी मूव कर रहा है। तो मिरर, अगर मैं मिरर पे खड़ा होकर देखूं इमेज ऑब्जेक्ट को, तो मुझे स्पीड क्या दिखाई देगी? सर 8 दिखाई देगी वैसे तो। नहीं, 8 क्यों दिखाई देगी? सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक बार से दोबारा बोल दीजिए। अगर मैं मिरर पे खड़ा हूं और मैं इमेज को देख रहा हूं, तो मुझे इमेज की स्पीड क्या दिखाई देगी? सर 13। सर 13। ओके सर। भाई आप भी चल रहे हो 5 की स्पीड से और यस ऑब्जेक्ट भी चल रहा है 18 की स्पीड ओके से, सर। यस सर। तो इमेज क्या, आपको क्या दिखाई देगा इसका स्पीड? 13 दिखाई देगा। 13। यस सर। 18 - 5 है ना, यस सर। तो 13 दिखाई देगा। तो आपको जो vx दिखाई देगा वो 13 दिखाई देगा। मिरर के साथ, मिरर के रिस्पेक्ट में ये 13 की स्पीड से आ रहा है मिरर की तरफ को, यस सर। और ऊपर जा रहा है 6 की स्पीड से। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? ओके सर, हम सबके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं सर। इसके रिस्पेक्ट में ही आएगा, ओके ठीक सर। है। ओके, यस सर। और सर मैंने एक और क्वेश्चन डाला है सर, इसमें बताने थे पॉइंट्स ऑफ द इमेज इन एक्स, वाई। 60 डिग्री 10,0। तो मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है देखो, ये एंगल 60 दिया हुआ है और ये 10,0, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, अब ये जो देखो इमेज बनेगी इसकी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले तो आपको। यस सर, नॉर्मल जो एक्सटेंड इमेज करके सर बनेगी बहुत कैलकुलेशन भी बन रहा था। उसका हाफ होएगा ना हाँ, एंगल का? यहाँ पे बनेगी, क्या हाफ होगा? सर जो इमेज बनेगी वो भी पीछे साइड 30 डिग्री पे बनेगी। अब वो तो देखना पड़ेगा, ये एंगल 90 है, सर इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही थी सर लास्ट में। ये 30 है। हो सकता है पीछे बन रही हो यहाँ के, मैं आई एम नॉट श्योर। डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, उससे पता चलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये केस बनेगा, आपको डी निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक वी नो दिस वैल्यू, दिस इज 10, यस सर। तो वी कैन कैलकुलेट दिस डी। यस सर, 5√3। यस सर। 10 क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल। इसमें हाइपोटेनस आपको पता है 10 है,
और डी आपका ये एंगल 30 है तो ये डी हो गया, और ये 60 ऐसे बन रहा है ना ये। यस सर। यस सर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी, हमें चाहिए सॉरी हाँ डी चाहिए, तो डी आपका हो जाएगा 10 cos 30। 10 cos 30। ठीक है। यस सर, 10√3/2 यानी 5√3। यस सर। 5√3, अगर ये 5√3 आ रहा है तो ये भी 5√3 होगा। यस सर। यस सर। तो अब ये ऐसा डायग्राम बन गया कि ये जो इमेज बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है, और ये डिस्टेंस आपका 10√3 है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। ये 5√3 प्लस 5√3। यस सर, 10√3। 10√3, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऐसे ही है ये। यस सर। यस सर। ओके, अब इसका पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, फिर वही लगेंगे 10√3 cos 30। यस सर। 10 सर पहले हमें वाई एक्सिस के उसमें देखना पड़ेगा ना रिस्पेक्ट में। y निकालेंगे तो ये 10 sin आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 10 sin 30 करोगे तो 1/2 आएगा, तो ये 5√3 आएगा। और ये वैल्यू ये कितना होता है, √3/2, 30/2 15 आएगा ये। यस सर, 15। यस सर। 15 आएगा। ठीक है, अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया हमें 5√3 होगा। यस सर। x कोऑर्डिनेट कितना होगा सर -5। ये 10 है और ये 15 है। यस। तो 15 पीछे आप आओगे तो -5 होगा ये पॉइंट। यस सर। तो ये पॉइंट आपका -5, 5√3 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। सर आपने तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर दिया सर। सर मैंने जब करा तो सर 3-4 ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद सर 2 बार रॉन्ग होने के बाद हुआ था। अच्छा, नहीं लेकिन वो जरूरी है, जब तक आप लोग खुद समझोगे नहीं क्वेश्चन का डेप्थ तब तक समझ में नहीं आएगा। वो जरूरी है पहले करना, जो आपने किया था वो पहले वो मस्ट है। अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें एक्चुअली कितना, मैंने आपको और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, तो आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो दैट कैन बी डन। और सर एक क्वेश्चन मैंने चैट पे भेजा है सर, आप लोगों ने, अच्छा एक चीज पहले, लास्ट है इसकी इक्वेशन पता है वो, इसकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की? लाइन की इक्वेशन मालूम है आपको? सर y = mx + c। mx + c पता है, बाकी लोगों को पता है? यस सर। ऐसे होगी इसकी इक्वेशन। कौन सी? लाइन की इक्वेशन होती है ना, y = mx। यस सर। यहाँ पे mx होगी क्योंकि c तो 0 हो जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, c तो इसका y कोऑर्डिनेट होता है, तो 0 हो गया। तो ये इक्वेशन होगी लाइन की। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी, इफ आई राइट द पॉइंट शुड बी सपोज x, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3x, या आप मान लो इसको वैल्यू k, √3k होगा ये पॉइंट, है ना। ऐसा होगा। तो ये होगा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट अगर आप मान रहे हो x, y, तो मैंने कुछ में ऐसे ट्राई करा था, अगर ऐसा आप ट्राई करो कि इसका मिड पॉइंट है, तो आपने पढ़ा मिड पॉइंट का फॉर्मूला y + 0/2 शुड बी इक्वल टू √3k। यस सर। x + 10/2 शुड बी k इन दिस केस, है ना। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, एंड बट ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑल्सो, क्योंकि ये जो वैल्यू है पूरा आपका, ये लेंथ आपको पता है। यस सर, ये लेंथ तो नोन है। ये लेंथ नोन है आपको, है ना। तो ये लेंथ अगर नोन है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, पॉइंट फॉर्मूला से निकालोगे, x1 - x2 का स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला, पता है ना आपको? x2। यस सर। तो ये k² + √3k² आ जाएगा, डिस्टेंस जो भी होगा, ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू 10 cos 60। ये सर ये 5 आ रहा है, और सर उधर से 2k आ रहा है। हाँ, तो ऐसे 10 cos 60 का स्क्वायर आ जाएगा ये, या फिर इसका रूट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और k अगर हमने निकाल लिया तो यू कैन फाइंड द y and x also। got it? यस सर। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है y + 0/2, सर ये मतलब सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है कुछ? सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सेक्शन फॉर्मूला तो है ही, आप लोगों ने पढ़ा है क्या? कैसे सेक्शन कैसे पढ़ा आपने, m(x1) ऐसे? नहीं सर, सेक्शन फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है। ओके, यस सर, पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट जो है ना, यस सर, ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। तो अगर मिड पॉइंट
मिड पॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि x1 plus x2/2 और y1 plus y2/2 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। ओके सर, यस सर। हाँ तो वो भी ट्राई कर सकते हो, तो देयर कैन बी मेनी मेथड फॉर दिस। यस सर। और सर एक क्वेश्चन जो मैंने भेजा है सर, मुझे उसकी फिगर समझ नहीं आई। एक बार आप उसकी फिगर बना दीजिए, क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। ओके लेट मी सर मुझे सी। अजीब सी फिगर लगी उसकी। 10 डिग्री है ये और 45 है। पूछा क्या क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? तो ये एंगल यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे होगी, 45 डिग्री पे इंसिडेंट रे दे रखी है ना उसने, और 10 डिग्री पे मिरर दे रखा है। मीन्स ये रे आपकी 45 डिग्री पे इंसिडेंट, ऐसे हो गए क्वेश्चन। बस आपको फिर यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है कितना होगा। सर वो 10 करके क्या था उधर, मुझे वो समझ नहीं आया। ये 10 होगा तो ये 80 मान लो। अच्छा ये अच्छा, ठीक है सर। वो सर इमेज, ठीक है सर। हाँ ठीक है, वो ऐसा कुछ है। वो मुझे इमेज समझ। ओके सर, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर, एक बार दोबारा दिखा दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब आप हो जाएगा सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, और डाउट किसी का? सर एक फैक्ट कंफर्म कराना था, मतलब जैसे अगर दो मिरर हमने 90 डिग्री पे रखे हैं, ये बीच का एंगल है, तो सर यहाँ पे जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे किसी भी एक मिरर पे आएगी, मतलब वो पैरेलली ही निकल जाएगी। पैरेलली इंसिडेंट तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा वो तो। सर इससे रिलेटेड भी डीबी में क्वेश्चन था, मुझे प्रूव करना था। कैसे रे, ऐसे रे ऐसे आ रही है रे, या कुछ एंगल पे आ रही है? सर उसमें था कि नो मैटर विच एंगल। अच्छा, किसी भी एंगल पे आए तो पैरेलल निकलेगी sir. क्या? पैरेलल निकलेगी क्या? लेट अस चेक। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा। यस सर, 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पैरेलल हो सकता है हो जाए। तो देख लो, ये 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा था। यस सर पैरेलल निकलेगी। तो ये पैरेलल ही आ रही है, ठीक है, बोल सकते हैं आप। ओके सर। यस सर। ओके, तो डन सारे डाउट? यस सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय ऑल ऑफ यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड वेरी इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।